नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से है। तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल तेजस MK-1A को खरीदने की बात को कंफर्म किया गया था, जिसमें 97 एडिशनल तेजस MK-1A को एक्वायर किया जाने वाला है और 2 दिन पहले इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से टेंडर को भी इशू किया जा चुका है। फिलहाल अभी तक HAL की तरफ से इनिशियल बैच में ऑर्डर किए गए 83 तेजस MK-1A की डिलीवरी स्टार्ट नहीं किया गया और पिछले हफ्ते ही तेजस MK-1A की पहली यूनिट की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है। तो अभी इतने सारे एयरक्राफ्ट को टाइम पर डिलीवर करना HAL के लिए बहुत ही बड़ा टास्क बनने वाला है, क्योंकि वर्तमान HAL के पास कुल मिलाकर 180 के आसपास तेजस MK-1A की ऑर्डर मौजूद है, जिनको वर्तमान की स्पीड में अगर HAL डिलीवर करने की कोशिश करेगा तो ये 2032 या 2035 के बाद ही कंप्लीट होने वाला है। इसी वजह से अभी HAL की तरफ से अभी से ही तेजस MK-1A की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है और पिछले कई सालों से नासिक डिवीजन को एक्टिव करने का जो प्रपोजल चल रहा था उसे भी फाइनली फुल स्केल में इंप्लीमेंट करने का फैसला किया गया है और अगले साल से ही तेजस MK-1A की प्रोडक्शन रेट को 16 से 24 तक इंक्रीज करने का प्लान किया गया। अभी HAL पहले बैच में ऑर्डर किए गए सभी तेजस MK-1A को 2027 और 2028 के बीच ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद दूसरे बैच में ऑर्डर किए गए 97 तेजस MK-1A की डिलीवरी को स्टार्ट किया जाएगा और इनको भी डिलीवरी स्टार्ट होने के 3 से 4 साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया। यानी कि कुल मिलाकर 2032 से 33 के बीच ही सभी 180 तेजस MK-1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी की फ्लीट सपोर्ट शिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरीके से किसी भी नेवी के लिए इसकी वॉरशिप जैसे कि डिस्ट्रॉयर हो जाए, फ्रिगेट हो जाए, कॉर्वेट हो जाए, काफ़ी मायने रखते हैं और नेवी को जंग जीतने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही हर एक नेवी के लिए फ्लीट सपोर्ट शिप भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो वेसल होते हैं जो कि हमारे फ्रंट लाइन शिप्स को लॉजिस्टिक वेपन्स और फ्यूल वगैरह पहुंचाने के लिए काम करते हैं, जिस वजह से हमारे फ्रंट लाइन वॉर्सेस बिना पोर्ट पर आए ज़्यादा समय तक लड़ाई कर सकते हैं और पानी के अंदर रह सकते हैं। इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से करीब 5 नए फ्लीट सपोर्ट शिप्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया था और इसके लिए टेंडर को भी फ्लोट किया गया था। इनिशियली इसको टर्की की अनादोलू शिपयार्ड और भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड साथ मिलकर डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले थे, लेकिन जैसे कि टर्की के साथ हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है और वो हमारे दुश्मन देशों के साथ ज़्यादा करीब है, तो इस वजह से चुपचाप टर्की को इस टेंडर से बाहर कर दिया गया और अभी सिर्फ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इन वेसल को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है। यानी कि अभी इनको कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस बीच अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इन सभी वेसल को डिजाइन और डेवलप करने के लिए कोची बेस्ड एक कंपनी के साथ टाइप किया जा चुका है, जिसका नाम स्मार्ट इंजीनियरिंग डिजाइन सोल्यूशन है और ये अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को इन फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने के लिए मदद करने वाले, यानी कि शिप को डिजाइन करने का काम करने वाले हैं। अभी स्मार्ट इंजीनियरिंग और डिजाइन सोल्यूशन की तरफ से नेवी के लिए डिजाइन किया गया फ्लीट सपोर्ट शिप के कुछ इनिशियल डिजाइन को पब्लिक किया गया था। ये वेसल करीब 44,000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाला वेसल होने वाला है, जिसमें हम हर तरीके के लॉजिस्टिक को सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें खाने पीने की सामान से लेके वेपन, स्पेयर पार्ट और फ्यूल तक भी शामिल रहेंगे और ये किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लॉयमेंट के दौरान हमारे स्ट्राइक ग्रुप के लिए एक फ्लोटिंग टैंकर की तरह होने वाला है, जिसमें उनके लिए हर तरीके का लॉजिस्टिक अवेलेबल होने वाला है और इनको जरूरत पड़ने पर डीप सी पर ही रीसप्लाई किया सकेगा और इसके लिए वेसल को पोर्ट पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए हमारे नेवी को ऐसे वेसल की काफी जरूरत है। अगला अपडेट वेपन लोकेटिंग रडार की तरफ से है और ये रडार वो रडार होते हैं जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले आर्टिलरी, रॉकेट या मोटार की पोजीशन का पता लगाने में हमको काफी मदद करते हैं। यानी कि ये रडार हमको बताता है कि दुश्मन कहाँ पर मौजूद है और कहाँ से हम पर आर्टिलरी स्ट्राइक किया जा रहा है या मोटार स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसके बाद हम इफेक्टिवली अपनी काउंटर अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। अभी DRDO की तरफ से पहले से ही इंडिजिनस वेपन लोकेटिंग रडार को डेवलप किया चुका है, जिसे स्वाति रडार कहा जाता है और अभी इन रडार्स को भारत एक्सपोर्ट भी करने लगा है और इनको 2020 में पहले से आर्मेनिया को सप्लाई किया जा चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी अगर इंडियन आर्मी की खुद की वेपन लोकेटिंग रडार की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी की साइज यानी कि रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफ़ी कम है।
आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अभी इंडियन आर्मी के पास कुल मिलाकर 48 वेपन लोकेटिंग रडार मौजूद है और 12 अभी रिसेंटली ऑर्डर किया गया जिनको आगे चल के आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। अब ये नंबर अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली इफेक्टिव आर्टिलरी ग्रुप को बनाने के लिए हर एक आर्टिलरी रेजिमेंट के पास कम से कम एक रडार मौजूद होना चाहिए, जो कि उनको हमेशा ही बताता रहेगा कि दुश्मन की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है और हमें कहां पर स्ट्राइक करना पड़ेगा। यानी कि हर 18 गन के अंदर हमको एक ऐसे रडार की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि वर्तमान की हालात में हमारे पास 48 से 58 गन के लिए एक ही रडार मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना पीछे चल रहे हैं। अब दुख की बात यह कि ये सिस्टम पहले से हमारे पास मौजूद है और हम इनको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और डेवलप भी किए हैं, लेकिन फिर भी इन सिस्टम को सफिशिएंट मात्रा में अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया। हालांकि इसका तोड़ भी मौजूद है और इसको हम डाटा लिंक के जरिए मेकअप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि अगर हमारे पास ज़्यादा रडार मौजूद नहीं रहेगा और हम 3 से 4 रेजिमेंट के लिए एक ही रडार को डिप्लॉय करके उनको ऑपरेट करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर दुश्मन हमारी रडार को ही टारगेट करने में सफल हो जाता है, किसी भी कारण की वजह से दुश्मन की आर्टिलरी स्ट्राइक हमारे रडार के ऊपर हो जाता है या किसी भी तरीके दुश्मन हमारी रडार को ही नष्ट कर देता है, तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रडार मौजूद नहीं होगा। अगर सेम टाइम पर हमारे पास 3 से 4 ऐसे रडार मौजूद रहेंगे, यानी कि हर एक रेजिमेंट के पास एक रडार मौजूद रहेगा, तो एक रडार डिस्ट्रॉय होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम फिर भी अपनी स्ट्राइक को वहाँ पर कंटिन्यू रख पाएंगे और दुश्मन की पोजीशन का पता लगाकर वहाँ पर स्ट्राइक कर पाएंगे। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, और अभी हम डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। 2017 से ही आर्मी को 40,000 से ज़्यादा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की काफ़ी ज़रूरत है, जिनको तब से खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। इनिशियली इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने के लिए वहाँ पे कहा गया था, जिस वजह से कोई भी फॉरेन ओरिजिन सिस्टम को मास में ऑर्डर नहीं किया गया था। और अभी डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि फाइनली कल हमारी इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक बार फिर से टेस्ट किया गया था। ये भी एक सफल ट्रायल था और ये एक्चुअली आर्मी की तरफ से किया गया यूजर ट्रायल था। इन ट्रायल को भी अभी राजस्थान की पोखरण फायर रेंज में कंडक्ट किया गया था और इस दौरान इस मिसाइल को अलग अलग तरह के कन्फिगरेशन के साथ भी टेस्ट किया गया था। इन सभी टेस्ट के दौरान मिसाइल ने आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से क्वालिफाई किया है और इसके बाद 13 अप्रैल को किए गए टेस्ट में खास करके इसकी टैंडेम वॉरेट की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को भी टेस्ट किया गया था, जिसमें पाया गया था कि ये मॉडर्न मेन बैटल टैंक की आर्मर को भी आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। इसमें मौजूद डुअल मोड सीकर की वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन पाया गया था और इसमें बहुत टॉप अटैक कैपेबिलिटी और नॉर्मल अटैक कैपेबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से ये उसको मॉडर्न मेन बैटल टैंक की आर्मर को पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी देती है। इस टेस्ट के बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी मिसाइल फाइनल राउंड के इवोल्यूशन के लिए तैयार हो चुका है और इसके बाद इसको ऑफिशियली आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है या फिर इसके लिए मास ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की एक नई माउंटेन स्ट्राइक डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। जब से चाइना और भारत के बीच 2020 के बाद फेसअप स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ही लद्दाख और भारत और चाइना की बॉर्डर में तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। इससे पहले हमें लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में इतना हैवी डिप्लॉयमेंट करना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी हमारी डिप्लॉयमेंट खास करके इन्हीं रीजन में काफ़ी रेगुलर हो चुकी है, क्योंकि चाइना पर कोई भरोसा नहीं है और वो मौका मिलने पर तुरंत ही घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक नई माउंटेन स्ट्राइक डिवीजन को रेज करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें करीब 12,000 से लेकर 15,000 सोल्जर मौजूद होने वाले हैं। इस नए डिवीजन को वैसे तो काफ़ी पहले ही रेज करने का फैसला किया गया था, जिसे 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर कहा जाने वाला था और ये वेस्ट बंगाल की पनागढ़ में बेस होने वाली थी, जहां से इसका जो मेन ऑपरेशनल एरिया होने वाला था वो हमारी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर और हमारी ईस्टर्न साइड के बॉर्डर होने वाले थे। लेकिन अभी तक इस नए डिवीजन को तैयार नहीं किया गया था, पर अभी फाइनली आर्मी की तरफ से इसे रेज करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन अभी इसका नाम 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के बदले 72 माउंटेन स्ट्राइक कोर होने वाला, और ये पनागढ़ में नहीं बल्कि अभी ये नॉर्दर्न कमांड के अंदर रहने वाली, जिसकी प्राइमरी डिप्लॉयमेंट लोकेशन लद्दाख रीजन में होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।